Myself Lekha Kuwait and I scored 64 in IDT. Sir, it was all possible because of your guidance, your constant support and your morale. And I'm really glad that I've taken GST classes from you. Once again, thank you for your guidance, sir. And now I have become CA Lekha Kuwait. Thank you, sir. CA Kaustubh Arun Kumar Singhania. I secured 62 marks in IDT. The energy with which sir teaches in his lectures is the thing which no one can match. यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सरकार, आइए रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। आई होप आपका रिवीजन अच्छा चल रहा है। एंड सर, हाउ दीज रिवीजन लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको रिवीजन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा। आइए दोस्तों, सर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ते हैं कि सर किनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, सारी बातें हम करने वाले हैं इसके अंदर। आइए सबसे पहली बात, सेक्शन में 22, 23, 24 ये 3 सेक्शन से हमको पता पड़ेगा किसको रजिस्ट्रेशन कराना है, किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। सर आइए सबसे पहली बात, सेक्शन में 22 बोलता है क्या, एवरी पर्सन हु इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फ्रॉम एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उसका अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही इज मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। क्लियर? और हां, अगर आप उन 4 स्टेट में, तमन्ना याद आई बेटा, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये 4 स्टेट में अगर आप हो तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 10 लाख ओनली। और अगर आप किसी भी एक स्टेट में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होते हो तो पैन इंडिया बेस पर, ऑल इंडिया बेस पर, सेम पैन नंबर पर जितने ब्रांचेस है सारे लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। इसलिए अगर इन 4 में से किसी भी एक स्टेट में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है तो ऑल इंडिया बेस पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 10 लाख ओनली। पर हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आप किसी स्टेट से एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो उस स्टेट में आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। अब मान लो इन 4 में से किसी एक स्टेट में आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां से आप केवल अल्कोहल लिकर बेचते हो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वहां पे आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो। अब लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो सर ऐसे केस में इन स्टेट का जो टर्नओवर लिमिट है 10 लाख रुपए वो नहीं देखा जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी, नॉर्मल लिमिट जो 20 लाख की है वो देखी जाएगी बेटा आपके केस में। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर में वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड होता है, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई सब कुछ काउंट करते हैं। पर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत नहीं होगी जहां पे आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो बेटा। हाँ है ना भाई, डन। सर एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेस पे सेम पैन नंबर पर जितने ब्रांचेस सबको देखेंगे, सारा टर्नओवर ऐड करेंगे, पर उसमें सारे टैक्सेस भी ऐड करेंगे अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस। पर हाँ, अगर आप इनवर्स सप्लाई आपने लिया है जिसमें रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी, वो आपका टर्नओवर नहीं है, वो आपका परचेज है बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। अब सर ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपका कोई आउटवर्ड सप्लाई है जिसमें रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल है, पर है तो आपका आउटवर्ड सप्लाई है, तो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट किया जाएगा। फिर ऑल इंडिया बेस पर जितने आपकी ब्रांचेस है उनके सेम पैन नंबर सबका टर्नओवर क्लब किया जाएगा। फिर अगर आपने एक्सपोर्ट किया या आपने एग्जाम सप्लाई किया या इंटरसेट सप्लाई किया बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर, आपने एक रजिस्ट्रेशन नंबर से सेम पेन नंबर पे दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पे कोई सप्लाई किया तो सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा, वो भी वैल्यू में इंक्लूड होगा, टर्नओवर का पार्ट बनेगा। सर अब अगर मान लो सर आप कोई एजेंट हो और प्रिंसिपल की बिहाफ पे कोई गुड सप्लाई कर रहे हो, और अगर ऐसे केस में आपने खुद के नाम का बिल इशू किया है कस्टमर को, तो ऐसे केस में वो जो बिल आपने इशू किया उसके लिए सप्लायर आप खुद माने जाएंगे, तो एजेंट के टर्नओवर में वो सारा टर्नओवर भी ऐड किया जाएगा जो उसने उसके सारे प्रिंसिपल की बिहाफ पे सप्लाई किया या खुद ने खुद की बिहाफ पे सप्लाई किया, वो सब ऐड किया जाएगा। फिर अगर आप एक जॉब वर्कर हो और जॉब वर्क के लिए जॉब वर्क चार्जेस इज द वैल्यू सप्लाई, अब जॉब वर्कर के यहां से प्रिंसिपल जो है वो डायरेक्ट कस्टमर के गुड्स भेज रहा है, तो जो बिल इश्यू होगा वो प्रिंसिपल इश्यू करेगा कस्टमर को, वहां पे जॉब वर्कर का टर्नओवर में वो टर्नओवर इंक्लूड नहीं होगा सर, वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होगा, क्योंकि प्रिंसिपल इज सप्लाइंग द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर टू द कस्टमर, तो प्रिंसिपल का सप्लाई है, जॉब वर्कर का सप्लाई नहीं है। ओके सर, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत होगी जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करते हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो उन स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। फर्दर अगर वो तमन्ना वाले स्टेट, 4 स्टेट जो है वहां से अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करते हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो उन स्टेट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत अगर नहीं है तो सर ऐसे केस में टर्नओवर लिमिट भी नॉर्मल लिमिट देखा जाएगा, 10 लाख नहीं देखा जाएगा। फिर अगर आपने किसी को बिजनेस ट्रांसफर किया है तो सर जिसने बिजनेस ट्रांसफर किया अगर उसका बिजनेस बंद हो गया और कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं, तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेगा। और जिसको बिजनेस ट्रांसफर किया वो अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका,
तो उसको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पैन नंबर चेंज हो रहा है। और अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और सेम स्टेट में अगर वो ब्रांच उसको ट्रांसफर हो रही है जिससे बिजनेस परचेज किया, तो वो अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट करा के एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह ऐड करेगा या नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, उसकी चॉइस है बच्चों। आइए, और हाँ कभी भी अमलगमेशन, मर्जर, टेकओवर वगैरह होता है, डी मर्जर होता है, तो ऐसे केस में हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल का जब ऑर्डर आता है, डायरेक्शन आता है, उसमें बताता है कि दिस विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज। तो उस दिन से सर आप रजिस्टर्ड कहलाएंगे अगर आप विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो तो। ओके मालिक, चलिए कोई खास बात नहीं है। आइए सेक्शन 24, ये फॉलोइंग केसेस में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपका टर्नओवर क्रॉस कराया या नहीं करा। मतलब भाई ने बोला करने का मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने का, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर। सर फर्स्ट, अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। ऑल्सो रेफर नोट नंबर 102, एक सेक्शन नंबर 23 दे रखा है जिसमें पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन दे रखा है। वो पावर यूज करके गवर्नमेंट ने बोला क्या, अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज इंटरसेट सर्विसेज सप्लाई करते हो चलेगा, जब तक आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं करता, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां भी मैं 20 लाख बोलूं आप ध्यान रखिएगा, उन 4 स्टेट में, तमन्ना वाले स्टेट में 10 लाख का लिमिट काउंट किया जाएगा। सेकंड थिंग, अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहे हो, एक तो सर्विसेज सप्लाई करते हो, 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो गया तो रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या इंटरसेट सप्लाई करते हो किसका, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो ऐसे केस में जब तक आपका थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस नहीं होता तब तक आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आपको एग्जिबिशन दे रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए, पर उनके लिए कंपलसरी क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इनको ईवी बिल इशू करना पड़ेगा। नॉर्मली 50,000 रुपए क्रॉस करता है कंसाइन वैल्यू तो ही ईवी बिल इशू करना पड़ता है, इनको इररेस्पेक्टिव वैल्यू ईवी बिल इशू करना पड़ता है इन लोगों को। एंड सेकंड, इनके पास पैन नंबर होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। बस ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में जो मैंने बताया आपको, सर इनको एग्जिबिशन दे रखा है टिल द टर्नओवर क्रॉसेस थ्रेशोल्ड लिमिट। सर फिर अगर आप पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी आती है एज अ रेसिपिएंट, तो टैक्स पे करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कंपलसरी है। फिर आप ईसीओ हो जिस पे सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 लगता है, तो यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर दी सप्लायर और आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। एनआरटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। फिर अगर आप टीडीएस के लिए लायबल हो, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह हो जिस पे टीडीएस की लायबिलिटी थी, तो भले आप सेपरेट नंबर है आपके पास तो भी आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है एज अ टीडीएस डायरेक्टर। फिर अगर आप एजेंट हो जो प्रिंसिपल की बिहाफ पे गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है, खुद के नाम का बिल इशू करता है, तो उस एजेंट को भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आईटीसी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सर उसको एक सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा, भले वो सेपरेट रजिस्टर्ड है या नहीं है, एज अ आईएसडी नंबर अलग से लेना पड़ेगा। फिर अगर आप ऐसे कोई, ये वाला पहले पढ़ा रहा हूं, अगर आप ईसीओ हो जिसमें सेक्शन में 9(5) नहीं लग रहा है, 9(5) लग रहा तो ऐसे केस में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। पर सर अगर आप ऐसे ईसीओ हो जिसपे टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है अंडर सेक्शन नंबर 52, तो ऐसे केस में उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे Amazon.in, इसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसको टीसीएस की लायबिलिटी आती है इसलिए। पर अब मैं बात करूं क्या, वो सारे सप्लायर्स जिसकी दुकान Amazon पे लिस्टेड है, सर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ जो Amazon के थ्रू सप्लाई करे जहां पे टीसीएस की लायबिलिटी आती है, उन सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ को भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। पर सर उसके लिए एग्जिबिशन दे रखा है, अगर आप सर्विस सप्लायर हो तो जब तक आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं करता तब तक यू आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन बेनिफिट ऑफ एग्जिबिशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी जब तक आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करेगा तब तक। सर सेकंड थिंग, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, ये तो बात करी मैंने सर्विसेज की, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स के और आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई भी कर रहे हो जहां पे टीसीएस की रिक्वायरमेंट होती है, तो भी एग्जिबिशन दे दिया है जब तक कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं करता, यू आर एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। पर कंडीशन क्या है, प्रेसिडिंग ईयर में भी टर्नओवर 20 लाख रुपए या उससे कम होना चाहिए, करंट ईयर में 20 लाख या उससे कम होना चाहिए, तो एग्जिबिशन मिलेगा। सेकंड थिंग, गुड्स के केस में फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। फर्स्ट, आप इंटरसेट सप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, मोर देन 1 स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आप सप्लाई नहीं कर सकते। देन आपके पास पैन नंबर होना कंपलसरी है। पैन नंबर के बेस पे आप क्या करेंगे, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करेंगे ऑन कॉमन पोर्टल, जहां पे आप अपना पैन नंबर, एड्रेस, स्टेट डिक्लेयर करेंगे। सर एनरोलमेंट नंबर होगा तो ही Amazon.in के थ्रू सप्लाई कर पाएंगे, ऑल्दो यू आर विदाउट रजिस्ट्रेशन। सर मोर देन 1 एनरोलमेंट नंबर आपका नहीं हो सकता है। एंड जैसे ही आपका टर्नओवर क्रॉस कर जाएगा या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, आपका यूनिक एनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सीज टू बी वैलिड हो जाएगा। नए रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप Amazon पे लिस्टिंग कराइए और अपना सप्लाई करिए। पर हाँ, Amazon को बोल दिया क्या, जिसके पास यूनिक एनरोलमेंट नंबर नहीं है और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, उसको आप सप्लाई अलाउ नहीं करोगे। ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करी तो भले ही आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई करो, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। फिर सर OIDR सर्विस सप्लायर, netflix.com
जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है सर। फिर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। वैसे ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह बैन कर दिए इंडिया में, वो एक अलग बात है, पर जीएसटी की प्रोविजन तो पढ़ने पड़ेंगे ना हमको बेटा यार। सर अब ऐसे केस में गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि वो चाहे तो कुछ क्लास ऑफ पर्सन को और भी नोटिफाई कर सकते हैं जब तक नोटिफाई नहीं किए, जिनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्चुअल टर्नओवर। अब सर आइए सर, यहाँ पे एक सर्कुलर दे रखा था, अगर आप होम स्टे की सप्लाई देते हो सर्विसेज, जैसे आपने अपना फ्लैट, आपने अपना घर बंगलो लिस्ट कर रखा है कहाँ पे, ओयो पर, है ना भाई सर, या किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जहां पर सेक्शन 9(5) लगता है, तो जहां सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 लगता है होटल अकोमोडेशन के केस में, जहां पे सप्लायर का टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं करता, वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऐसे केस में ईसीओ विल बी ट्रीटेड एयरबीएनबी जैसे बेटा, ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज दी सप्लायर, और सारे प्रोविजन उस पे ही लगेंगे, और ऐसे केस में उस सप्लायर को कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है जब तक उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस नहीं करता तब तक बेटा। ओके चलिए सर, नाउ सेक्शन नंबर 23 यहां बोल दिया क्या, बाबू भैया हम बच गए, और ऐसे केस में इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, अगर आप एक्सक्लूसिवली वही गुड सप्लाई करते हो, वही सर्विसेज सप्लाई करते हो विच आर नॉट लायबल टू टैक्स, या फिर आप ऐसी सप्लाई करते हो विच आर होली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, या आप एग्रीकल्चरलिस्ट हो, किसान हो, आप खुद खेती करते हो, या अलोंग विद द फैमिली मेंबर्स, या यूजिंग योर ऑन एम्प्लॉयड लेबर के थ्रू आप एग्रीकल्चर करते हो, तो ऐसे केस में सर आपको कोई रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपका टर्नओवर कितना चला गया। अगर आपका एक्सक्लूसिव टर्नओवर एग्रीकल्चर का ही है तो सर भले आप इंटर से सप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंट्रा हो इंटर हो, एग्रीकल्चरलिस्ट को कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है अगर उसका रेवेन्यू आउट ऑफ कल्टीवेशन लैंड ही होता है तो। अब नाउ देयर आर सम स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन जिनको एग्जाम किया फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट, आप एसी आउटवर्ड सप्लाई करते हो जिसपे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही लगता है, रेसिपिएंट लायबल है, सप्लायर खुद कभी लायबल ही नहीं होगा, और आपकी सारी सप्लाई ही रिवर्स चार्ज वाली ही है। जैसे जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं लिया, रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई ही है, सारी की सारी सप्लाई पे रिवर्स चार्ज लगता है, तो ऐसे केस में उसको खुद को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जैसे एडवोकेट्स। ओके सेकंड, सर जो पर्सन एक्सक्लूसिवली गुड्स ही सप्लाई करता है, सर्विसेज है ही नहीं एक्सेप्ट इंटरेस्ट, अगर लोन्स एडवांसेस दिए और ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट की रेवेन्यू अर्न होती है, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि आप गुड्स ही सप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट का बेनिफिट मिलेगा, 40 लाख रुपए का आपको 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा, 20 लाख क्रॉस होकर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट की इनकम होती है इसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करने का है, बट यू विल नॉट बी इनएलिजिबल फ्रॉम दी 40 लाख का बेनिफिट। कंपोजिशन स्कीम जब चैप्टर पढ़ा था तो इंटरेस्ट को तो टर्नओवर का पार्ट ही नहीं बनाया था, यहां टर्नओवर का पार्ट बनाने का है, टर्नओवर से एक्सक्लूड करने के लिए नहीं बोला, पर ये माना जाएगा कि आप एक्सक्लूसिवली गुड्स ही सप्लाई कर रहे हो, आपको 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा। एंड सर देना बेटा इसके फॉलोइंग एक्सेप्शन है। फर्स्ट, अगर आपने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो सेक्शन 24 में तो बात ही खत्म हो जाएगी बेटा। फिर सर आप इन गुड्स के सप्लायर हो, इन गुड्स के सप्लायर हो, कौन से, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, whether or not containing cocoa, pan masala, tobacco manufactured substitute, fly ash bricks, fly ash aggregates, fly ash blocks, bricks of fossil mills or similar siliceous earth, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्दन और रूफिंग टाइल्स, इनके अगर आप सप्लायर हो, भले मैन्युफैक्चरर नहीं हो, केवल ट्रेडिंग कर दो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो 40 लाख के बेनिफिट के लिए। ध्यान देना बेटा, यहां पे एरेटेड वाटर्स नहीं लिखा है, कंपोजिशन स्कीम जो हमने पढ़ी थी, ध्यान देना, आप अपनी बुक के अंदर साइड में लिख देना, एरेटेड वाटर के अगर सप्लायर हो तो आप 40 लाख के बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो। सेकंड थिंग, कंपोजिशन स्कीम जब पढ़ा था वहां पे मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द फॉलोइंग गुड्स वर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, यहाँ पे सप्लायर लिखा है, मतलब आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, इन गुड्स के अगर आप ट्रेडर भी हो, भली मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 40 लाख का बेनिफिट। देन तमन्ना ऑसम टीपी, ये 10 स्टेट में अगर आप लोकेटेड हो तो आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10 स्टेट कौन से, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तमन्ना त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे 10 लाख का बेनिफिट मिलता है, 40 लाख तो बहुत दूर की बात है बेटा। फिर तमन्ना ऑसम, ऑसम टीपी, ऑसम टीपी में क्या क्या था बच्चों, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, तेलंगाना, पुडुचेरी। सर ये 6 स्टेट में केवल 20 लाख का बेनिफिट ही मिलता है, भले गुड सप्लाई करो सर्विस सप्लाई करो, पर इन 10 के अलावा किसी और स्टेट से आप केवल और केवल सर्विस, केवल और केवल गुड सप्लाई करो तो ऐसे कैसे 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा, भले वो हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, भले वो आसाम हो, कोई भी स्टेट हो, वी डोंट केयर, 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा अगर गुड सप्लाई करते हो तो, पर अगर सर्विसेज भी है तो ऑब्वियसली 20 लाख का बेनिफिट ही मिलेगा। ओके डन। फिर अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा लिया या आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एंड यू डोंट वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एग्जिबिशन, तो मत लो, हमें क्या दिक्कत है बेटा। ओके चलिए सरकार,
अब रजिस्ट्रेशन किसको कराना है किसको नहीं कराना है तो हमने पढ़ लिया 22, 23, 24। अब रजिस्ट्रेशन कराना तो व्हाट इज द प्रोसीजर। सबसे पहली बात सर वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। और अगर आप कोस्टल स्टेट में हो, टेरिटोरियल बॉर्डर ऑफ इंडिया से सप्लाई करते हो तो वो नियरेस्ट बेस लाइन जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आती है उस स्टेट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी के लिए एटलीस्ट 5 days एडवांस में प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। नाउ सर 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट। अगर आपका किसी एक स्टेट में मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो आपकी चॉइस है, आप चाहे तो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले फॉर ऑल द प्लेसेस ऑफ बिजनेस, किसी भी एक प्लेस को डिक्लेयर कर देना एज योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बाकी प्लेसेस को एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। आप चाहे तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है बेटा। और सर ध्यान देना बेटा, अगर आपका डिफरेंट स्टेट में सॉरी सेम स्टेट के अंदर डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस, आपकी चॉइस है, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आपका एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, एक ब्रांच है गुजरात में, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी। अगर दोनों जगह से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपलसरी है। अब सुनना, अगर आपने 2 अलग अलग स्टेट में ब्रांच है, सेपरेट नंबर लिया, और अगर आपका सेम स्टेट में ब्रांच है और दोनों के लिए सेपरेट नंबर अगर लिया तो आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। और किसी भी स्टेट में आपका टेरिटरी, किसी भी टेरिटरी में किसी भी स्टेट में अगर आपका एस्टेब्लिशमेंट है तो माना जाएगा वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है। आइए बच्चा, नाउ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात हम आगे पढ़ने वाले हैं एक वेबसाइट www.gst.gov.in जिसको कॉमन पोर्टल कहा जाता है। वहां जाके आप इलेक्ट्रॉनिक अपनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन देंगे इन फॉर्म नंबर GST REG01। ओके, पर ये प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होता इन फॉलोइंग केसेस में। फर्स्ट NRTP, देन पर्सन लायबल फॉर TDS अंडर सेक्शन 51, पर्सन ECO लायबल फॉर TCS अंडर सेक्शन 52, और OIDR सर्विस सप्लायर या ऑनलाइन मनी गेमिंग अगर आप आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में दे रहे हो तो इनके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है, सेपरेट सिस्टम दे रखा है। इनको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वाला फॉर्म फॉलो नहीं करना है। पर हां, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ही है बेटा। या अगर आप ISD हो तो भी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो REG01 है वही होगा। ओके सर, बिना पेन नंबर के रजिस्ट्रेशन नहीं होता, पेन नंबर इज कंपलसरी। पर अगर आप NRTP हो या OIDR सर्विस सप्लायर हो जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विस दे रहे हो तो वहां के टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेस पे भी आपको पेन नंबर, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। आपके अगर आप NRTP आउट ऑफ इंडिया से रहे हो तो वैलिड पासपोर्ट नंबर के बेस पे भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। एंड सर, अगर आप TDS डायरेक्टर हो अंडर सेक्शन 51 TDS के लिए अप्लाई कराया और आपके पास इनकम टैक्स एक्ट का 10 नंबर है, पेन नंबर नहीं है आपके पास, 10 नंबर है, तो उसके बेस पे भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो अंडर TDS। ओके सर, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बोलता है क्या, अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो भी मेरी मर्जी। और ऐसे केस में आप चाहे तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, भले आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, पर जैसे ही वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उस दिन से आप जो भी सप्लाई करेंगे उन सब पे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, GST की लायबिलिटी आप पे आएगी। सर नाउ सुओ मोटो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बाय द ऑफिसर, इसको बोलते हैं टेम्पररी रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। जब कोई SSC लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है और उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो उसका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कर दे, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। अब ऐसे केस में SSC को लगता है कि हाँ ऑफिसर ने जो किया वो सही किया है, तो उसके 90 दिन के अंदर वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दे, या फिर उसको लगता है उसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई तो वो अपील फाइल कर दे। पर अगर अपील में भी डिसीजन आया क्या कि तुम रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो, तो जिस दिन अपील का ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो ये माना जाएगा कि दे आर रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट जब प्रॉपर ऑफिसर ने उसका रजिस्ट्रेशन किया था। ओके सर, आइए UN होल्डर्स। सर फॉरेन एम्बेसीज, एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UNO या मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो नोटिफाई होंगे अंडर द यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट, फॉरेन एम्बेसीज या काउंसलेट या एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर, इनको UN नंबर लेना पड़ता है। UN नंबर क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि इन लोगों को जो सप्लाई किया आपने हिंदुस्तान से, वो टैक्सेबल सप्लाई अगर आपने किया तो उस पर टैक्स इनवॉइस इश्यू होता है, टैक्स भी पे करना पड़ता है। अब इन्होंने जो इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे किया उसका इनको रिफंड मिलता है यूजिंग द UN नंबर। क्लियर? इसलिए UN नंबर किस लिए रिक्वायर्ड है? बेसिकली इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका रिफंड लेने के लिए। क्लियर? इनको जब UN नंबर के लिए अप्लाई करेंगे इनको 3 वर्किंग डे में रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। इनको डिफरेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म फिल करना पड़ता है बेटा। ओके, नॉर्मल लोगों के लिए 7 वर्किंग डे का टाइम है डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने का। आइए सर, SEZ में अगर आपकी यूनिट है, ध्यान दीजिएगा बेटा, महाराष्ट्र मुंबई अंधेरी
मेरा नॉर्मल डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में एक यूनिट है और एक यूनिट एसईजेड में है, भले वो सेम स्टेट में, मेरे को दो अलग अलग नंबर लेने ही पड़ते हैं, एसईजेड यूनिट के लिए सेपरेट नंबर लेना ही पड़ेगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि जीरो रेट सप्लाई अगर आप क्योंकि एसईजेड को सप्लाई करेंगे तो जीरो रेट सप्लाई होता है ना यार, इसलिए एसईजेड यूनिट के लिए सेपरेट नंबर आपको लेना ही पड़ता है। सर नेक्स्ट है क्या, टीडीएस और टीसीएस वाले लोगों को सर सेपरेट फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रखा है, आपको फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, इनको भी 3 वर्किंग डे के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है इफ एवरीथिंग इज फाउंड ओके। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन? सर नॉर्मल एसएससी जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो सर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहिए सर। सबसे पहली बात, जीएसटी कॉमन पोर्टल, दैट इज www.gst.gov.in, यहां पे आप जाएंगे, एक फॉर्म दे रखा है ऑनलाइन, फॉर्म नंबर जीएसटी REG01, ये ओपन करेंगे, वहां पे आपका सर 2 पार्ट दे रखे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए फिल करेंगे, पार्ट ए के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है क्या, आपका पैन नंबर, किस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, सर ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। पैन नंबर जो आपने फिल किया है सर, उस पैन नंबर के बेस पे सीबीडीटी की वेबसाइट से ऑटोमेटिक डेटा फेच करके यहाँ पे आपका फिल कर दिया जाएगा डेटा। एंड सर आप पार्ट ए जब सबमिट करेंगे सर आपको ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे जो आपने दिया है, वहां से ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन होगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का, फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड कर दी जाएगी, आपको एक टीआरएन नंबर दिया जाएगा। यूजिंग दिस टीआरएन नंबर, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, आप पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन ओपन करेंगे। अब पार्ट बी में जो भी इंफॉर्मेशन मांगी, कौन सा बिजनेस करते हो, कहां करते हो, क्या सप्लाई करते हो, आपके प्लेसेस ऑफ बिजनेस कौन कौन से है, सर ये सब आपसे पूछा जाएगा। उसमें अलोंग विद द डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके अपलोड करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करके पार्ट भी सबमिट करेंगे। सर जब आप पार्ट भी सबमिट करेंगे आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया तो जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन करा दिया वो दिन या डेट 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी व्हिचएवर इज अर्लियर, उस दिन मानेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हुई है। क्लियर। पर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया था तो ऐसे केस में जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर जो एट प्रेजेंट डिपार्टमेंट का ऑफिस खुद है, वहां आपको बुलाया जाएगा, आपके फोटोग्राफ लिए जाएंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसीड किया जाएगा। प्लस अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया बट आपने, सर आधार मतलब आपकी पूरी कुंडली है बेटा, आपकी पूरी कुंडली खुल गई डिपार्टमेंट के पास एंड यू वर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर्स एंड डेटा एनालिसिस की सर मामला गड़बड़ है, तो ऐसे केस में जो एसएससी को आइडेंटिफाई किया कॉमन पोर्टल ने, उस एसएससी को जिसने अप्लाई किया उस एप्लीकेंट को पहले डिपार्टमेंट के जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर जो एट प्रेजेंट डिपार्टमेंट का खुद का ऑफिस है वहां बुलाया जाएगा, उसका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, उसके फोटोग्राफ लिए जाएंगे, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएंगे, उसके बाद ही उसकी एप्लीकेशन प्रोसीड की जाएगी। अब सर जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन आ गई है रजिस्ट्रेशन की। पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में बोल दिया क्या, आप पहले एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पहले पे करेंगे, उसके बाद ही ये आपको एक्नॉलेजमेंट मिल पाएगा। आइए सर अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, योर एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर। नाउ प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन करेगा आपकी एप्लीकेशन के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए उन सबको एग्जामिन करेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। इफ एवरीथिंग फाउंड ओके तो विद इन 7 वर्किंग डेज आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी REG06। पर उसको लगता है कि मामला गड़बड़ है, सर कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्लेरिफिकेशन चाहिए उसको, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट अगेन वो प्रॉपर ऑफिसर आपको 7 वर्किंग डे में नोटिस इश्यू करेगा कि हमको ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए। पर अगर सर 7 दिन में न तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया ना आपको नोटिस इश्यू किया तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगी, डीम्ड अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब सपोज आपको नोटिस इश्यू हो गया 7 वर्किंग डेज में, उसका आपको रिप्लाई देना पड़ेगा अगले 7 डेज में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। विद इन नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज आपने रिप्लाई दिया, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एडिशनल जो भी रिक्वायरमेंट थे वो सब आपने फर्निश किया। अब जब फर्निश किया 7 दिन के अंदर, उसके बाद डिपार्टमेंट को अगेन 7 वर्किंग डेज का टाइम मिलेगा। 7 वर्किंग डे में या तो जो आपने क्लेरिफिकेशन दिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, उसको वेरीफाई करके या तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दे और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दे इन फॉर्म नंबर जीएसटी REG06, और नहीं उसको लगता है मामला गड़बड़ है तो ऐसे केस में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे, पर कुछ भी नहीं किया विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम योर रिप्लाई, तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डीम्ड टू बी अप्रूव्ड है और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी ग्रांटेड। क्लियर, डन। अब सुनना बात को ध्यान से, सर यहां पे 7 वर्किंग डे दे रखा है और यहां पे भी 7 वर्किंग डेज दे रखा है। सर जब आपने ओरिजिनली एप्लीकेशन सबमिट करी थी फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके 7 दिन के अंदर डिपार्टमेंट या तो आपको प्रॉपर ऑफिसर आपको या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा या फिर 7 दिन में आपको नोटिस इश्यू कर देगा। पर अगर सर ये 3 केसेस है तो यहां पे डिपार्टमेंट को
प्रॉपर ऑफिसर को 7 दिन का नहीं 30 दिन का वक्त दिया हुआ है। फर्स्ट, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया था या यू फेल्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। सेकंड, सर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया था एंड यू वर आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर, और ऐसे केस में फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड की जाएगी। एंड थर्ड, सर प्रॉपर ऑफिसर विद द अप्रूवल ऑफ द ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, उससे परमिशन लेके आपने बोला कि ये असिस्टेंसी का मेरे को प्लेस ऑफ बिजनेस वेरीफाई करना, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। तो ऐसे केस में, ये 3 केसेस में प्रॉपर ऑफिसर को 30 डेज का वक्त है कि 30 दिन में या तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू कर दे या आपको 30 दिन के अंदर नोटिस इश्यू कर दे। अब 30 दिन में इन 3 केसेस में, तीनों वही केस लिखे बेटा, ऊपर जो लिखे है वही, इन तीनों केस में न तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया 30 दिन में, ना आपको नोटिस इश्यू किया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन डिम टू बी अप्रूव हो गई है और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। क्लियर, डन। ये तीनों मैंने यहां दे रखे। नाउ पार्ट बी फिल करते वक्त, यार फॉर्म नंबर GST RE01 फिल करते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करना पड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेंगे। फर्स्ट, वैलिड पेन नंबर। फर्स्ट है क्या, वैलिड पेन नंबर होना चाहिए। सर इंडियन मोबाइल फोन होना चाहिए। देन वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल मैंडेटरी फील्ड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। प्लेस ऑफ बिजनेस कौन कौन से, इंक्लूडिंग ऑल एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उनके सबके एड्रेस प्रूफ भी लगाना पड़ता है बेटा आपको। ज्यूरिसडिक्शनल डिटेल कि आप कौन से डिपार्टमेंट के कौन से ज्यूरिसडिक्शन में कौन से वार्ड सर्कल में फॉल करते हो। देन वैलिड बैंक अकाउंट नंबर फ्रॉम इंडिया, IFSC कोड ऑफ दैट बैंक, एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टर पार्टनर डायरेक्टर कर्ता ट्रस्टी मेंबर विद corresponding पेन, ऑथराइज सिग्नेटरी हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया विद वैलिड डिटेल्स इंक्लूडिंग पेन, ये सब आपको सबमिट करना पड़ेगा। पर हाँ, ये देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स और वैलिड IFSC कोड, हाँ ना भाई, ये अगर आपके पास नहीं है तो हम आगे रूल नंबर 10A पढ़ेंगे, वहां बोला गया कोई बात नहीं, इसके बिना भी आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसीड हो जाएगी, पर रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर आप ये सबमिट कर देना। ओके, आगे पढ़ेंगे हम। आइए, आधार ऑथेंटिकेशन। इन फॉलोइंग लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी है। इंडिविजुअल, ऑल ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर्स, कर्ता ऑफ एन HUF। पर अगर इनको आधार नंबर नहीं दिया हुआ है, असाइन ही नहीं हुआ हुआ है, तो ऐसे केस में इनके फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा विद इन 60 डेज, और उसके बाद ही ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और यहाँ पे डिम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। सर अब देखना, फॉलोइंग केसेस में आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। अब भाई जो फॉरेन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन ही नहीं है, उसको आधार नंबर मिला ही नहीं होगा। सेकेंड, अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड पर्सन अप्लाइंग फॉर UIN, इनको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत ऑब्वियसली नहीं है। अब सर एक बार क्वेश्चन आया, रूल नंबर 10B वाला, ध्यान देना बेटा। लैंग्वेज का एक क्वेश्चन की जो मैंने क्वेश्चन में भी दे रखा बेटा, अपना जो क्वेश्चनर बुक है, इट कवर्स ऑल द क्वेश्चन ऑफ द ऑल पास्ट एग्जाम्स, RTPs, MTPs, जो स्टडी मटेरियल के जितने क्वेश्चन है सारे दे रखे, वो भी अपडेटेड आंसर है विद द अमेंडमेंट्स। ओके सर, उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सुनना बात को ध्यान से। सर एक बात और, क्वेश्चनर की बात निकल गई, बच्चों ध्यान देना, अगर आपने ढंग से रिवीजन लेक्चर सुन लिए, आपने ढंग से लेक्चर पढ़ लिए, एंड सर अगर आपने क्वेश्चनर ढंग से कर लिया, अपना लाइफ जिंगला बेटा, उस क्वेश्चनर के बियॉन्ड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट कवर्स ऑल द क्वेश्चन ऑफ द ICSE स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, पास्ट एग्जाम पेपर सब कुछ कवर किया है। और अगर आप CA में दे रहे हो तो CA में स्पेसिफिक भी मैंने अलग से क्वेश्चन बैंक बनाया है, जिसमें CA में इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, पूरा स्टडी मटेरियल प्लस आज तक के एग्जाम पेपर, आपके जो पोस्टल टेस्ट पेपर वगैरह होते हैं, RTP वगैरह, सब कुछ कवर करी विद द अमेंडेड आंसर। इंडिया की कोई बुक ऐसा प्रोवाइड नहीं कर पाएगी जो आपने प्रोवाइड किया बेटा। ओके, देखना ध्यान से। अब सर क्वेश्चन आया क्या आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी सबके लिए, या बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस, इन 3 केस में आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी, बाकी कंपलसरी नहीं है। फर्स्ट, सर फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेकंड, अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करो अंडर रूल नंबर 89, या फिर आप रिफंड के लिए अप्लाई करो अंडर रूल नंबर 96 फॉर IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउट ऑफ इंडिया। तो ऐसे 3 केस में आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी है, बाकी कंपलसरी नहीं है। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा तो पहले आधार ऑथेंटिकेशन कराओ, तो ही इन 3 पर्पस के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब सर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कौन अप्लाई करेगा? सिंपल, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म प्रोवाइडर, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एनी पार्टनर, इन केस ऑफ HUF ऑब्वियसली करता, इन केस ऑफ कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी होल टाइम डायरेक्टर, AOP BOA सोसाइटी मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर ऑथराइज सिग्नेटरी कोई और पर्सन हो तो उसको भी आधार ऑथेंटिकेशन अलग से करवाना ही पड़ेगा। क्लियर? पर अगर
जिसको आधार ऑथेंटिकेशन कराना उसको आधार नंबर ही असाइन नहीं है, तो क्या होगा ऐसे केस में पहले वो आधार के लिए अप्लाई करे और आधार का जो एनरोलमेंट आईडी नंबर है, आईडी स्लिप है वो और इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ स्माइल वाला, वोटर आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी साथ में अटैच कर दे, आपका ये मान लेंगे आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। प्लस जिस दिन आपको आधार नंबर मिल जाए उसके 30 दिन के अंदर आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवा देना, अगर आधार नंबर आपको उस दिन नहीं मिला था तो। क्लियर? तो ऐसे केस में यू विल बी एलिजिबल फॉर फॉलोइंग 3 पर्पसेस। ओके बच्चों, डन। अब मालिक रूल नंबर 25 बोलता है कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, सबसे पहली बात, अगर यह मैं पढ़ा रहा हूं पहले आपको बेटा, अगर वो याद है वो 3 केस हमने पढ़े थे कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया या ऑप्ट किया बट यू फेल्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या यू आर आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर, या फिर कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, उसने आपको अलाउ किया, ऑफिसर को अलाउ किया कि यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में सर वो ऑफिसर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस किया जाएगा, यू विल हैव टू प्रोवाइड द एक्सेस टू ईच एंड एवरी पार्ट एंड कॉर्नर ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे तो आपको बताने पड़ेंगे एंड उनको अपना वेरिफिकेशन का रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द डेट, 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द लास्ट डेट, जब तक रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है वो 30 दिन एक्सपायर होने, याद है 30 दिन के अंदर या तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू करेगा या फिर डिपार्टमेंट का ऑफिसर आपको सर्टिफिकेट देगा, उसके एटलीस्ट 5 दिन पहले तक उनका वेरिफिकेशन रिपोर्ट कॉमन पोर्टल पे अपलोड हो जाना चाहिए। और अगर सर नॉर्मल एसएससी है, वहां पे डिपार्टमेंट के ऑफिसर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कभी भी आ सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, वेरिफिकेशन चेकिंग किया है तो वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ वगैरह इनको सबमिट करना पड़ेगा विद इन 15 वर्किंग डेज आफ्टर द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। ओके चलिए कोई खास बात नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा वो 15 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर होगा बेटा, जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट होगा स्टेट का कोड, नेक्स्ट 10 होगा पैन नंबर, नेक्स्ट होगा एंटिटी कोड और उसके बाद लास्ट 2 सम होते हैं आईटी बेस्ड चेक सम कैरेक्टर। ओके अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है उसको आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा एट योर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस एंड हर प्लेस ऑफ बिजनेस का जो साइन बोर्ड लगा रखा होगा, नाम लगा रखा होगा, लिख रखा होगा, बोर्ड लगा रखा होगा, वहां पे आपको प्रोमिनेंट प्लेस पे आपको जीएसटी नंबर भी लिखना पड़ेगा। ओके आइए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे उस दिन ही इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पर 30 दिन के बाद अप्लाई करते हो तो जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होता है दैट डेट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में अगेन जब ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा उस दिन माना जाएगा कि आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। सर आइए फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल, जैसे मैंने आपको बताया था अभी आगे, जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तब बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के 30 दिन के अंदर या बिफोर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन GSTR 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी व्हिचएवर इज अर्लियर, आपको बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी। क्लियर? और हाँ अगर ये 30 दिन के अंदर अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करते हो तो योर रजिस्ट्रेशन इज अगेन लायबल टू बी कैंसिल्ड, ऐसा कैंसिलेशन में पढ़ेंगे बेटा। पर हाँ ये 30 दिन का जो फैसिलिटी दिया कि 30 दिन बाद 30 दिन के अंदर आप कभी भी बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश कर देना रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद, ये फैसिलिटी नहीं है इन 2 फॉलोइंग लोगों को। किन किन को? एक तो जो टीडीएस और टीसीएस के लिए लायबल है वो अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे तो इनके पास बैंक अकाउंट डिटेल होना ही चाहिए। सेकंड, जब डिपार्टमेंट का ऑफिसर आपका कंपलसरी या सो मोटो रजिस्ट्रेशन कराता है आपको भी सर बैंक अकाउंट डिटेल होना ही चाहिए, उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता, ये फैसिलिटी आपके लिए नहीं अवेलेबल है। आइए बच्चों, सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी के लिए स्पेशल प्रोविजन। सबसे पहली बात, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? जैसे आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो जीएसटी में और आप पास वाले स्टेट में टेम्पररी कुछ दिन के लिए जा रहे हो टू मेक द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, तो ऐसे केस में आप कहलाएंगे क्या? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पढ़िए, मीन्स अ पर्सन हु ऑकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस whether as principal or agent or in any other capacity in a state or union territory where he has no fixed place of business। और एनआरटीपी मतलब यही लोग जब आउट ऑफ इंडिया से आते हैं और वो टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई करते हैं इन द कंट्री इंडिया और उनका पूरे देश में ना तो प्लेस ऑफ बिजनेस है ना उनका रेजिडेंस का प्लेस है, तो उनको कहेंगे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। और वो भले ही जो गुड्स सर्विस सप्लाई करे इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, फिर भी अगर वो सप्लाई करे तो वो एनआरटीपी कहलाएंगे। ओके बच्चों, नाउ स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोविजन क्या बोल रखे हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन लोगों को प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एडवांस में सर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में, एंड सर इनको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी भी पे करनी पड़ेगी। ओके एंड सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इनका वैलिड रहेगा, कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा? जितने दिन के लिए इन्होंने अप्लाई किया उतने दिन के लिए, बट नॉट मोर देन 90 डेज एट अ टाइम। पर अगर इनका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो था वो सपोज
जो दिन के लिए वैलिड जितने टाइम के लिए उन्होंने अप्लाई किया था वो मिल गया इनको, उसके बाद फर्दर एक्सटेंड करना है तो इट विल नॉट गो बियॉन्ड 90 मोर डेज। क्लियर, मतलब फर्दर एक्सटेंशन इनको 90 दिन का ही मैक्सिमम मिल सकता है। तो सर ओरिजिनल पीरियड अगर इन्होंने अप्लाई किया सपोज 90 डेज के लिए तो 90 दिन प्लस फर्दर एक्सटेंशन 90 दिन के लिए ही हो सकता है, मोर देन 180 डेज कोई एक्सटेंड कर ही नहीं सकता है। एक सर्कुलर आया, सर्कुलर बोलता है क्या, अगर इनको मोर देन 180 डेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कराना है तो रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन का कोई पावर किसी ऑफिसर को नहीं है। ऐसे केस में वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दे, और जो इनको टेम्पररी जो एड्रेस मिला था अपनी स्टॉल बुकिंग के लिए, मान लो स्टॉल अलॉटमेंट जो लेटर था उसी की बेस पे इनका एड्रेस प्रूफ मानते हुए रजिस्ट्रेशन हम नॉर्मल रजिस्ट्रेशन दे देंगे अगर इनको मोर देन 180 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए तो। सेकंड थिंग, जब इनको एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है तब इनको फर्दर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी और पे करनी पड़ेगी फर्दर पीरियड के लिए बेटा। ओके, एंड सर एक सर्कुलर बोलता है क्या, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जैसे नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन को मिलता है वैसे, तो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो इसको पे करनी पड़ती है वो एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी पे करने की है आफ्टर कंसीडरिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू इट। ओके, क्लियर, डन। फिर दे रखा है सीटीपी और एनआरटीपी के बीच में डिफरेंस। एक चीज ध्यान रखिएगा, casual taxable person should supply the goods or services both in the course of furtherance of business. NRTP में this in the course of furtherance of business is in the course of furtherance of business is missing. Second thing, NRTP को कोई ITC नहीं मिलती है except on the goods which are imported by him. पर casual taxable person को सारा ITC मिलता है। casual taxable person के लिए normal registration application है सर, इसके लिए separate registration application दे रखी है। क्लियर सर, ध्यान रखिएगा बेटा। NRTP को सर बोल दिया क्या, सर आपके पास पेन नंबर नहीं होगा तो भी चल जाएगा, पर सर जो इंडिया का आदमी है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उसके पास पेन नंबर होना कंपलसरी। इस तरह के डिफरेंस दे कोई खास बात नहीं। नाउ अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, सर अगर कोई आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और आपकी जो पर्टिकुलर्स आपने फर्निश किए तो उसमें कोई चेंज हो गया है, अमेंडमेंट हो गया है, जैसे एड्रेस चेंज हो गया या एक और ब्रांच ऐड कर दी, तो जिस दिन वो चेंज हुआ उसके 15 डेज के अंदर आपको अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर नॉन कोर एरिया, अच्छा कॉमन पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, जीएसटी पोर्टल पे नॉन कोर एरिया में अमेंडमेंट था तो जैसे आप अप्लाई करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड होकर आपको मिल जाएगा। पर अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज होना है तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा और नए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट हो जाएंगे। पर अगर कोर एरिया में अमेंडमेंट था तो ऐसे केस में योर एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट विल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा और अगले 15 वर्किंग डेज में आपकी एप्लीकेशन एग्जामिन करके या तो आपको अमेंडेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा या फिर उसको कोई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड या कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आपको नोटिस इश्यू कर देगा। और 15 वर्किंग डेज में ना तो नोटिस इश्यू किया ना सर्टिफिकेट अमेंड करके दिया तो मान लेंगे कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। क्लियर, अब मान लो उन्होंने आपको नोटिस इश्यू कर दिया, क्लियर, तो ऐसे केस में सर जो शोकोज नोटिस इशू किया उसके 7 डेज में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो योर एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, पर 7 वर्किंग डे में आपने रिप्लाई दे दिया तो अगेन अब डिपार्टमेंट के पास पावर है, ऑफिसर के पास टाइम है 7 वर्किंग डे का कि 7 वर्किंग डे में आपने जो रिप्लाई दिया उसको वो देखकर या तो अमेंडेड सर्टिफिकेट आपको दे दे या रिजेक्ट कर दे आपकी एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट। अगर कुछ भी नहीं किया तो मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी अप्रूव हो गई थी। क्लियर, अब आइए कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है। 3 चीजें, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस चेंज हो रहा है या एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है या एडिशन डिलीशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर डायरेक्टर कर्ता मैनेजिंग कमेटी सीईओ और इक्विवेलेंट हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ये अगर चेंज हो रहे हैं तो ऐसे केस में सर ये कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी। नाउ इन तीनों केसेस में चेंज डज नॉट वारंट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा, केवल अमेंडमेंट हो रहा है बच्चा, तो सेम पेन नंबर पे जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके हैं सबके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलिए सर अगर कभी भी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ द पेन नंबर तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात नहीं आएगी क्योंकि पेन नंबर चेंज हो रहा है बेटा। ओके, चलिए नाउ कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। सबसे पहली बात कैंसिलेशन की बात कब आएगी, वॉलंटरी कैंसिलेशन मतलब जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन खुद बोलता है अब मेरे को जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन वो खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है और प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो भी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, वेयर प्रॉपर ऑफिसर कंसिडर्स द रजिस्ट्रेशन लायबल फॉर कैंसिलेशन इन व्यू ऑफ सर्टेन डिफॉल्ट्स। अब डिफॉल्ट क्या क्या हो सकते हैं हम आगे पढ़ेंगे, पर सबसे पहली बात वो सारे सर्कमस्टेंसेज वेयर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। फर्स्ट क्या है, जहां पे असेसी खुद नहीं चाहता कि रजिस्ट्रेशन अब उसका कंटिन्यू करना है या वो तो खुद अप्लाई करेगा या प्रॉपर ऑफिसर उसको बोलेगा कैंसिलेशन के लिए। कब, फर्स्ट बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, क्यों, इफ इट इज ट्रांसफर्ड फुली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, अमलगमेटेड विद अदर लीगल एंटिटी, डीमर्ज हो गया या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ हो गया या चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जिसकी वजह से पेन नंबर चेंज हुआ मेरे मालिक,
तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा यूजिंग द न्यू पेन नंबर। एंड सर टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22। उसका टर्नओवर हो सकता है कम हो गया, या वो इंटरसेट सप्लाई कर रहा था इसलिए रजिस्ट्रेशन कराया था, अब उसका इंटरसेट सप्लाई करना बंद हो गया, या उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, नाउ ही डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन, तो वो ऐसे केस में कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ कैंसिलेशन, एक बार रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में बातें बेटा। नाउ फॉलोइंग केसेस में ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अ डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट ऑल्सो। कौन कौन से, ये फॉलोइंग कॉन्ट्रावेंशन अगर आपने किए तो, फर्स्ट इफ इट डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर उसने बिल इशू किया बोगस बिल विदाउट सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ और अंडर द वायलेशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर, या फिर उसने एंटी प्रॉफिटिंग का जो सेक्शन नंबर 171 है उसको वायलेट किया है, सर जीएसटी की रेट कम हो गई, या किसी केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ कर दिया जिसका बेनिफिट अपने कस्टमर को पास हो ना नहीं किया, आपने रूल नंबर 10A वायलेट किया, वो याद है बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी थी 30 दिन में, आपने फर्निश नहीं करी सर, या आपने सेक्शन नंबर 16 मतलब आईटीसी अवेल करते वक्त आपने कुछ वायलेशन किए, या फिर आपने आउटवर्ड सप्लाई जो जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करी थी एज अमेंडेड बाय जीएसटीआर 1A, उसको जब कंपेयर किया जीएसटीआर 3B से, तब सब्सटेंशियल डिफरेंस पाया गया। जीएसटीआर 1 में तो आपने कुछ ज्यादा ही सप्लाई दिखा रही जिसकी वजह से रेसिपिएंट को क्रेडिट ज्यादा मिल रहा है आईटीसी 1 फाइल करते ही, और आपने 3B फाइल करते वक्त टर्नओवर बहुत कम दिखाया, तो टैक्स आपने गवर्नमेंट को बहुत कम पे किया सर फॉर द सेट टैक्स पीरियड। देन आपने रूल नंबर 86B का वायलेशन किया। रूल नंबर 86B क्या कहता है बच्चों, कि जिनका भी किसी पर्टिकुलर मंथ का टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस का टर्नओवर अदर देन एग्जेम्प्ट अदर देन जीरो रेट सप्लाई मोर देन 50 लाख रुपए था, उनको एटलीस्ट 1% ऑफ देयर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब मैक्सिमम 99% ऑफ देयर लायबिलिटी दे कैन पे थ्रू क्रेडिट लेजर। उन्होंने इसको वायलेट किया है तो उनका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। सर फिर आपका रजिस्ट्रेशन मान लो कैंसिल हो गया था किसी कारण से और बाद में आपने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया और रिवोकेशन हो भी गया, तो जिस दिन रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है उसके 30 दिन के अंदर आपको इन सारे पीरियड के लिए ड्यूरिंग द पीरियड जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल था उन सबके रिटर्न्स आपको फर्निश करना पड़ता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। वो आपने फर्निश नहीं किए, आपका रजिस्ट्रेशन वापस लायबल टू कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर आप नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने कंटिन्यूस 6 महीने के रिटर्न फाइल नहीं किए, या फिर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पर्सन हो, आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा, आपने 2 टैक्स पीरियड के लिए सर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, मतलब वो 6 महीने हो गए, 2 क्वार्टर मतलब। फिर आप अगर एक कंपोजिशन स्कीम वाले सप्लायर हो और आपका सर साल में 1 रिटर्न फाइल करना जीएसटीआर 4 और उसका भी ड्यू डेट निकले हुए 3 महीने हो गए, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसिल्ड। आप वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने 6 महीने हो गए आपने बिजनेस अभी तक कमेंस नहीं किया, योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसिल्ड। या फिर आपने रजिस्ट्रेशन जो लिया था वो बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट की वजह से लिया था, बाद में पकड़ा गए, योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसिल्ड। क्लियर। पर इन सारे केसेस में जब डिपार्टमेंट कैंसिलेशन करेगा पहले आपको नोटिस इश्यू करेगा और ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग योर रजिस्ट्रेशन विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ कैंसिलेशन। अब आइए कैंसिलेशन अगर होता है तो क्या प्रोसीजर है, क्या आपने 3 बार बोल दिया कैंसिल 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 तो क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं साहब, ऐसा नहीं होता, ये नया हिंदुस्तान है। अब ऐसे केस में अगर एसएससी खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो सबसे पहले जिस इवेंट की वजह से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, जैसे डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर हो गया था या बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है तो, या चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन था, अमलगमेशन मर्जर हो गया तो ऐसे केस में जिस दिन वो इवेंट हुआ उसके 30 दिन के उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफिसर को कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन भेजेगा ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली। साथ में याद है हमने आईटीसी चैप्टर में पढ़ा था कि जितना भी स्टॉक आपके पास है, भले वो रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, डब्ल्यूआईपी फॉर्म में हो, फिनिश गुड्स फॉर्म में हो, प्लस जितने भी कैपिटल गुड्स है उन सबका स्टॉक स्टेटमेंट भी आपको सबमिट करना पड़ता है अलोंग विद द रिवर्सल ऑफ द आईटीसी। बेटा हाँ है ना भाई, वो आप स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे अलोंग विद दिस एप्लीकेशन एंड सर प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन एग्जामिन करेगा। अगर कोई ड्यू पेंडिंग नहीं है, सारा टैक्स वगैरह आपने पे कर दिया, एवरीथिंग इज फाइन, तो सर जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके 30 दिन के अंदर वो ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन पास कर देगा। अब जब ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहली बात देखिए, देश कौन सा? हिंदुस्तान। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विल बी फॉलोड एंड सर जब ऑफिसर कैंसिलेशन के लिए प्रोसीड करेगा आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस। उसके 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी था तो ऑल द प्रोसीडिंग्स विल बी ड्रॉप्ड अगेंस्ट यू रिगार्डिंग कैंसिलेशन। पर अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं था तो ऐसे केस में जिस दिन आपने रिप्लाई दिया उसके 30 दिन के अंदर वो ऑर्डर पास कर देगा फॉर कैंसिलेशन। पर हाँ, इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू दिस नोटिस आपने क्या किया, जो भी
डिफॉल्ट आपके थे, जैसे लास्ट 6 महीने के रिटर्न फाइल नहीं किए थे या जो भी डिफॉल्ट था उस डिफॉल्ट का आपने रेक्टिफाई कर दिया, सारे पेंडिंग रिटर्न्स आपने फाइल कर दिया अलोंग द पेमेंट ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट विद लेट फाइलिंग फी एटसेट्रा सब कुछ। तो ऐसे केस में इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग आपने सर रेक्टिफाई कर दिया, आपकी जो गलती थी उसको डिफॉल्ट को सही कर दिया, तो आपका जो कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग था वो ड्रॉप हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल नहीं किया जाएगा। आइए 21A सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन केस अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए आपने खुद ने अप्लाई किया, एक सेकेंड, ओके सस्पेंशन की बात करता हूं मैं आपसे। पीरियड ऑफ सस्पेंशन, अगर असेस ने खुद ने अप्लाई किया है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो सर जिस दिन उसने अप्लाई किया वो दिन या जिस दिन से वो कैंसिलेशन मांग रहा है, इफेक्टेड ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, उस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन एक बार टेम्पररी सस्पेंड कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा सस्पेंड हो गया है। अब डिपार्टमेंट खुद अगर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता है, कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग शुरू करता है, तो सर जिस दिन से ऑफिसर बोल रहा है कि इस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल मानेंगे, सर अब प्रोसीडिंग चालू कर रहा है बेटा अभी तो, पर एक बार रजिस्ट्रेशन टेम्पररी क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा उस दिन से जिस दिन ऑफिसर बोलता है कि इस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है। सर नाउ सस्पेंशन एक और केस में होता है ऑन दी बेसिस ऑफ एनालिसिस बाय डिपार्टमेंट लीडिंग टू सस्पेंशन। अगर डिपार्टमेंट ने आपने जो जीएसटीआर 1 फाइल किया और आपने जो जीएसटीआर 3 भी फाइल किया बच्चों, आपके जीएसटीआर 1 में और 3B को जब कंपेयर किया तब सब्सटेंशियल एनोमली मानी पाई गई, या फिर सर आपके जीएसटीआर 2B को कंपेयर किया उन्होंने आपके जीएसटीआर 3B से, जिसमें आपने जो आईटीसी लिया था वो आईटीसी बहुत ज्यादा ले रखा था आपने एज कंपेयर टू योर 2B, तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन वो सस्पेंड कर देंगे और आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक नोटिस इश्यू कर दिया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा कि अगले 30 दिन में हमको बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल क्यों ना करें। क्लियर। और ऐसे केस में सर ध्यान दीजिएगा एक और चीज, आपका रूल नंबर 10A, मतलब आपने बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी थी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ऐसे केस में आपका एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या कर देंगे वो लोग, सस्पेंड कर देंगे। पर 30 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा कि एक्सप्लेन करे कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करे। क्लियर, डन। अब सर ध्यान देना बेटा, अगर सस्पेंशन हो गया तो इसका मतलब क्या होता है आखिर, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन जब प्रोसीडिंग चल रही कि कैंसिल करना कि नहीं करना, आपका रजिस्ट्रेशन एक बार टेम्पररी सस्पेंड कर दिया, मतलब यू कैन नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग दैट पीरियड, यू आर नॉट सपोज टू फाइल एनी रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब सर अब मान लो सपोज कल को, अच्छा यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग दैट पीरियड आप कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, आप क्लाइंट से कोई टैक्स नहीं ले सकते ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, एंड सर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। अब सपोज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग चल रहा था और बाद में कंफर्म हो गया कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो रहा है, अब आपका सस्पेंशन जो था वो विड्रॉ हो जाएगा, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन हो जाएगा। तो ऐसे केस में सर अगर आपका रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो गया तो सर ड्यूरिंग द पीरियड जब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड था उस टाइम जो भी आपने सप्लाई किया उन सबका सर जो इन्वेस नॉर्मल इन्वेस इश्यू किया होगा, टैक्स इन्वेस इश्यू नहीं किया होगा, उन सबका आप 1 महीने के अंदर जब आपका रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन हुआ उसके 1 महीने के अंदर आप रिवाइज्ड टैक्स इन्वेस इश्यू कर देना सर, और रिवाइज टैक्स इन्वेस इश्यू करके आप कस्टमर से टैक्स ले सकते हो, रिवाइज टैक्स इन्वेस के बेस पे कस्टमर को क्रेडिट मिल जाएगा। एंड सर उस पीरियड में जितना भी आपने ट्रांजेक्शन किया वो अपने सर जो सब्सिक्वेंट आप रिटर्न सबमिट करेंगे उस रिटर्न के अंदर सारा प्रोविजन सारे ट्रांजेक्शन को डिक्लेयर कर देना सो दैट रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल पाए उसके बेस पे बेटा। क्लियर, डन। एंड सर ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तब भी जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ था उस दिन से मान लेंगे आपका सस्पेंशन विड्रॉ हो गया और उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल। अब सर ध्यान देना बेटा, जब भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो आपने और मैंने पढ़ा हुआ है क्या, जितना भी इनपुट स्टॉक में है सर, भले इनपुट रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, डब्ल्यूआईपी फॉर्म में हो या फिनिश गुड्स फॉर्म में हो, प्लस कैपिटल गुड्स जो उसका प्रोपोर्शनैलिटी से हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमने आईटीसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, रिवर्सल ऑफ आईटीसी करना पड़ेगा। ओके, नाउ अदर पॉइंट्स बोलता है क्या, अ पर्सन टू हुम यूआईएन नंबर हैज बीन ग्रांटेड कैन नेवर अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेकंड थिंग, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कभी कैंसिल हो गया इट विल नेवर अफेक्ट योर लायबिलिटी। अगर आपका कोई जीएसटी लायबिलिटी, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह पेंडिंग है वो तो पे करना ही पड़ेगा भाई, इट विल नॉट अफेक्ट योर लायबिलिटी। नाउ आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना मतलब दुनिया उजड़ जाना होता है बच्चों। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया एंड यू आर रनिंग बिजनेस सपोज और टैक्सेबल सप्लाई का बिजनेस कर रहे हो, आपका टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट है, आपका किसी वायलेशन की वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया मतलब दुनिया उजड़ गई बच्चों। यू कांट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई, मतलब आप कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते हो स्टिल सिंस आपका टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट है। आपका रजिस्ट्रेशन भले ही कैंसिल हो गया स्टिल यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा, आप टैक्स इनवॉइस भी इश्यू नहीं कर पाएंगे और 100% टैक्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग दैट पीरियड जो भी सप्लाई किया होगा उसमें जो टैक्स लायबिलिटी है उसका 100% पेनल्टी भी पे करना है, मतलब दुनिया उजड़ जाएगी। इतना भारी होता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना। इसलिए जैसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ आपने सपोज रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, साहब प्लीज
आपका जो ऑर्डर है कैंसिलेशन का उसको रिवोक कर दो ना यार। तो ऐसे केस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें अगर आप लेट हो गए तो ऐसे केस में कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर आपको फर्दर 180 डेज का टाइम और दे सकता है अगर रीजनेबल रीजन था तो 90 दिन प्लस 180 डेज का आपके पास टाइम है टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। पर हाँ, रिवोकेशन के लिए जो अप्लाई कर रहे हो तो बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन एक बार जिस डिफॉल्ट की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल किया था वो डिफॉल्ट को रेक्टिफाई करो। अगर कोई सपोज 6 महीने के रिटर्न पेंडिंग थे, सारा रिटर्न फर्निश करो विद इंटरेस्ट, टैक्स पे करो, अलॉन्ग विद द लेट फाइलिंग फी वगैरह सब कुछ पे करो, उसके बाद रिवोकेशन के लिए अप्लाई करो। फिर हम सोचेंगे, फिर प्रॉपर ऑफिसर देखेगा कि सही में रिवोक करना है कि नहीं करना है। क्लियर सर? ही मे ऑल्सो एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन, ही मे ऑल्सो रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, बट बिफोर रिजेक्शन एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू द असेसी। अब सर सपोज रिवोकेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन वापस रिवाइव कर दिया, तो सर जितने भी पेंडिंग रिटर्न्स थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आपको विद इन नेक्स्ट 30 डेज सारे पेंडिंग रिटर्न्स फर्निश करने पड़ेंगे, टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एटसेट्रा। हाँ है ना भाई? लेट फाइलिंग फी पे करनी पड़ेगी। क्लियर सर? अगर आपने अगले 30 दिन में ये जितने भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैंसिलेशन जितने भी रिटर्न्स थे वो पेंडिंग रिटर्न्स 30 दिन में फर्निश नहीं किए तो आपका रजिस्ट्रेशन वापस लायबल फॉर कैंसिलेशन, ऐसा हमने आगे पढ़ा था बेटा। क्लियर? डन। नोट, यूआईएन होल्डर्स, GST practitioners cannot apply for revocation of cancelled registration, and in case of registration cancelled on the request of taxpayer or his legal heirs, one cannot apply for revocation of cancelled registration। खुद ने अप्लाई किया फॉर कैंसिलेशन और खुद ही रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करा, ऐसा अलाउ नहीं है। क्लियर? डन। अब सर एक लास्ट एक सर्कुलर था बेटा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर क्या होगा? सबसे पहली बात, उसके लीगल हायर्स होंगे वो सारे ये प्रोसीडिंग्स फॉलो करेंगे। ऑब्वियसली जो पर्सन की डेथ हो चुकी है वो कैसे प्रोसीडिंग्स फॉलो करेगा? सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी और सक्सेसर। सर अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो जो पर्सन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है सिंस पैन नंबर चेंज हो जाएगा तो ऐसे केस में वो नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, एंड सर यूजिंग दैट पैन नंबर न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी गिवन टू दी ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस या सक्सेसर ऑफ द बिजनेस। एंड सर देन ना जिस पर्सन की डेथ हो गई है उसके पेन नंबर के बेस पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। ओके। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, अगर मान लो डिसीज पर्सन के जीएसटी पोर्टल पे जब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर देखा गया उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई आईटीसी का अकाउंट बैलेंस था तो यस ट्रांसफर ऑफ बिजनेस पे आईटीसी कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर। तो ऐसे केस में उसके लीगल हायर क्या करेंगे? फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 नंबर का फॉर्म फिल करेंगे और वहां पे रेसिपिएंट का पेन नंबर यूजिंग उसका जीएसटी नंबर यूज करेंगे, रेसिपिएंट का जिसको ट्रांसफर करना है क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस का जीएसटी नंबर वहां लिखेंगे और रीजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ आईटीसी लिखेंगे, अलोंग विद द सीए सर्टिफिकेट वहां पे अटैच होगा। एंड सर दिस आईटीसी विल बी ट्रांसफर टू रेसिपिएंट जो ट्रांसफरी है उसको, एंड सर वो ट्रांसफरी अपना जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके उस आईटीसी को एक्सेप्ट करेगा, सारा क्रेडिट उसके जीएसटीआर उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी बेटा, सर लायबिलिटी पे टैक्स के चैप्टर में सेक्शन 93 आता है, वहां बोला हुआ है क्या, अगर कभी भी डिसीज पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी कोई जीएसटी लायबिलिटी पेंडिंग थी, भले वो टैक्स की हो, इंटरेस्ट की हो, पेनल्टी हो, अदर सम हो, वो लायबिलिटी को पे करने के लिए सर उसके लीगल हायर्स विल बी लायबल। पर हाँ इट डिपेंड्स, क्या बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया। अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो जो पर्सन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है भले वो लीगल हायर हो या एनी अदर पर्सन हो वो लायबल होगा टू पे द ड्यूज ऑफ द डिसीज पर्सन, भले वो लायबिलिटी पहले से डिटरमाइन थी या बाद में डिटरमाइन हुई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड थिंग, अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में अगर कोई लायबिलिटी पेंडिंग थी उस डिसीज पर्सन की, भले वो लायबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी ये बाद में डिटरमाइन हुई, लीगल हायर्स विल बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द डिसीज पर्सन। पर ऐसे केस में जब बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तब लीगल हायर्स लायबल होंगे, पर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिसीज पर्सन टू दी लीगल हायर्स इन इनहेरिटेंस, उतना ही लायबिलिटी के लिए लायबल होंगे। पर अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए लायबल होंगे डिसीज पर्सन या जो पर्सन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है वो। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ ये टॉपिक ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब आई होप मजा आ रहा होगा, आई होप रिवीजन हो रहा होगा, आई होप एनर्जी के साथ रिवीजन हो रहा है, एंड ये फास्ट रिवीजन आपको हेल्प करेंगे टू कवर द एंटायर चैप्टर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और इससे पूरा चैप्टर पे ग्रिप आपकी बनेगी। 2-3 बार इन रिवीजन लेक्चर को सुन लिया, भारत माता की जय होने वाली है। एंड यस, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। जरूर होगा, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।